नमन कोण किस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ध्रुव पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कैपिटल H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 गुने 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। 0.4 गॉस या 0.4 गुने 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। परमाणु भौतिकी के पिता अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा, परमाणु भौतिकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु वे सूक्ष्म कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुने 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन 1.672 गुने 10⁻⁻27, न्यूट्रॉन 1.675 गुने 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन 9.108 गुने 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का आवेश +1.6 गुने 10⁻⁻19 एवं इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक एवं इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ मूल कणों का विवरण निम्नलिखित है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 9.108 गुने 10⁻31 kg और आवेश +1.6 गुने 10⁻19 होता है। पोजिट्रॉन की खोजकर्ता एंडरसन है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश 0 होता है एवं खोजकर्ता इसके पाउली है। पाई मेसॉन इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। पाई मेसॉन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। पाई मेसॉन की खोजकर्ता युकावा है। अस्थायी जीवन काल पाई मेसॉन का लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। पाई मेसॉन का अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻28 सेकेंड होता है। फोटोन का द्रव्यमान एवं आवेश 0 होता है। फोटोन के खोजकर्ता आइंस्टीन है। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरणें जब विसर्जन नालिका के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। जब विसर्जन नालिका के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। उसे ही कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके ही पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों का गुण कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके ही पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है।
कैथोड किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैथोड किरण गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरणों की वेधन क्षमता कम होती है, परंतु यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो उसका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। धनात्मक किरणें पॉजिटिव और कैनालेज विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती है। ये एनोड से निकलने वाली धन आवेशित किरणें हैं। धनात्मक किरणों की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। धनात्मक किरणें धनावेशित होती है। धनात्मक किरणें प्रतिदीप्ति तथा स्फुर दीप्ति उत्पन्न करती है। धनात्मक किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक में 5 से 6 याद रखना है, धातु में 2 से 8 याद रखना है और विद्युत रोधी में 11 से 19 याद रखना है। अर्धचालक में 5 से 6 प्रतिरोधकता रो अर्धचालक की प्रतिरोधकता यानी रो 10 के पावर -5 से 10 के पावर 6 तक होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10 के पावर -5 से, अर्धचालक में 5 अक्षर है तो 5 से 6 याद रखना है। धातु में 2 अक्षर है तो 2 से 8 याद रखना है। विद्युत रोधी में 11 से 19 याद रखना है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता रो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है एवं चालकता सिग्मा 10 के पावर 5 से 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर होता है। धातु की प्रतिरोधकता रो 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 ओम गुने मीटर होता है और चालकता सिग्मा 10 के पावर 2 से 10 के पावर 8 सीमेंस प्रति मीटर होता है। विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 ओम मीटर एवं विद्युत रोधी की चालकता 10 के पावर -11 से 10 के पावर -19 सीमेंस प्रति मीटर होता है। बाकी सब में प्रतिरोधकता माइनस से शुरू हो रहा है, लेकिन विद्युत रोधी में प्रतिरोधकता प्लस से शुरू हो रहा है और चालकता माइनस में है। धात्विक अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। यौगिक अर्धचालक को 3 भागों में बांटा गया। अर्धचालक 2 प्रकार के हैं, तात्विक और यौगिक। तो तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है और यौगिक अर्धचालक अकार्बनिक, कार्बनिक एवं कार्बनिक बहुलक है। तो अकार्बनिक बहुलक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड। अकार्बनिक अर्धचालक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड है। कार्बनिक बहुलक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन है। कार्बनिक बहुलक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन है। नैज अर्धचालक, जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है उन्हें नैज अर्धचालक कहा जाता है। नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne, होलों की संख्या NH के बराबर होता है। Ne बराबर NH बराबर Ni। यहाँ Ni को नैज वाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में यह द्वितीय गुण होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करता है। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। होल धनात्मक कण की तरह व्यवहार करता है लेकिन ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा I, इलेक्ट्रॉन धारा IE एवं होल धारा IH के बराबर होता है। I बराबर IE प्लस IH। नैज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है।
अपद्रव्यी अर्धचालक जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक या डोपेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक के पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान होता है। चतुसंयोजक सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के मादन के लिए 2 प्रकार के अपमिश्रक प्रयोग किए जाते हैं, पंचसंयोजक एवं त्रिसंयोजक। पंचसंयोजक में आर्सेनिक, एंटीमनी एवं फास्फोरस शामिल होते हैं और त्रिसंयोजक में इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस शामिल होते हैं और त्रिसंयोजक में इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम शामिल होते हैं। दाता पंचसंयोजी अपद्रव्य दाता कहलाते हैं। ग्राही त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहलाते हैं। डोपिंग अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, इन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंचसंयोजी अपद्रव्य n प्रकार के अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन n प्रकार के अर्धचालक पंचसंयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। पंचसंयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अतः पंचसंयोजक अपमिश्रण के साथ अपमिश्रण होने पर नए अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पांश आवेश वाहक बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं होल अल्पांश आवेश वाहक बन जाते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne ग्रेटर देन NH होता है। यानी n प्रकार के अर्धचालक में 3 बात याद रखना है। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, दूसरा कि पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाया जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस जो एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, और तीसरा बात यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पांश आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और पी प्रकार के अर्धचालक में कोटरों की गति के कारण शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से पी प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक पंचसंयोजी अपद्रव्य और पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम को मिलाते हैं। त्रिसंयोजी अपद्रव्य इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम को दर्शाते हैं और ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होता है। ऐसे पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए होल बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH ग्रेटर देन Ne होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है परंतु चालक की चालकता घट जाती है। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियाँ जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई हैं। पीएन संधि अर्धचालक डायोड मूल रूप से पीएन संधि होता है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े रहते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य बलता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के 2 सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टा भी किसी अर्धचालक डायोड के 2 सिरों के बीच बाह्य वोल्टा भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल L फलक से संयोजित करती है, तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। पश्चदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के 2 सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टा भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक
फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पक्ष दिशिक बायसिक कहा जाता है। अगर धन टर्मिनल पी फलक और ऋण टर्मिनल एन फलक से रहेगा तो अग्रदिशिक पी एन संधि डायोड है। लेकिन यदि धन टर्मिनल एन फलक और ऋण फलक पी फलक से रहेगा तो डायोड पश्चदिशिक बायसित कहलाता है। डायोड बल्ब वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में निर्मित डायोड बल्ब एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रोड तंतु या प्लेट होते हैं, परंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर 2 ही इलेक्ट्रोड तंतु या प्लेट होते हैं, परंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसमें डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम I समानुपाती V के पावर 3/2 का पालन करती है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चार्ल्स लेगुमर नियम I समानुपाती V के पावर 3/2 का पालन करती है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। डायोड बल्ब रिजुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ट्रायोड बल्ब 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड एवं तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। ट्रायोड बल्ब 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। ट्रायोड बल्ब का निर्माण 1907 में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। ट्रायोड बल्ब का प्रावर्धक 2 लीत्र प्रेसी एवं संसूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ट्रायोड बल्ब 1907 में लीडी फॉरेस्ट और डायोड बल्ब 1904 में वैज्ञानिक फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली निर्वात नलिका है। ट्रायोड बल्ब का निर्माण 1907 में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। ट्रायोड बल्ब का प्रावर्धक एम्पलीफायर 2 लीत्र ऑसिलेटर प्रेसी ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड का आविष्कार सी जेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पश्च दिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग वोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड का उपयोग प्रकाशिक संकेतों के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का आविष्कार निक होलोनियाक ने किया था। एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। दिस प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर होता है, अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का उपयोग विभिन्न वर्णों के एलईडी के निर्माण में होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAs1-XPS का उपयोग विभिन्न वर्णों के एलईडी के निर्माण में होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAs 0.6 P 0.4 एग्जाम्पल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग लाल एलईडी बनाने में। गैलियम आर्सेनाइड एग्जाम्पल 1.4 EV का उपयोग अवरक्त एलईडी बनाने में होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एग्जाम्पल 1.9 EV का उपयोग लाल एलईडी बनाने में और गैलियम आर्सेनाइड रहेगा का उपयोग अवरक्त एलईडी बनाने में होता है। इन एलईडी का उपयोग सुदूर नियंत्रण चोर घंटी संयंत्रों जो बैंक में लगा होता है और प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एलईडी जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल में 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है।
सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल में 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल में 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होता है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस चीज़ का उपयोग होता है? चांदी का उपयोग होता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का, जोड़ने के लिए चांदी का, परंतु सौर सेल को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होता है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है। फोटो डायोड के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेल के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एलईडी के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम टेलुराइड और सौर सेलों के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड Eg 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 है और गैलियम आर्सेनाइड का 1.43 है। उसके बाद कैडमियम टेलुराइड CdTe एग्जाम्पल 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम टेलुराइड CdTe 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद CuInSe2 कॉपर इंडियम डाइसेलेनाइड Eg 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि है। कॉपर इंडियम डाइसेलेनाइड 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि है। सिलिकॉन Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम टेलुराइड 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर इंडियम सेलेनाइड 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि है। सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कौशल या बैंड अंतराल 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सौर सेलों के निर्माण के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। एलईडी भी तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहता है। सौर सेल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। तो सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों का चयन बैंड अंतराल 1.0 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता 10 के पावर 4 सेंटीमीटर के पावर -1। अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता 10 के पावर 4 सेंटीमीटर के पावर -1। वैद्युत चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता तथा लागत। अब उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियां जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे रहते हैं। भारत प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। अनुमानित स्वच्छ आकाश बादल रहित की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले की सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर है। 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। संबंधित क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी रहने पर सौर स्थिरांक का सन्निकट मान 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड वर्ग मीटर अथवा 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। मतलब सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलो जूल या 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय वेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए के जे वार्डिन तथा डब्ल्यूएच बेटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने 2 पीएन संधियों को एक दूसरे के पश्च फलकों को जोड़कर किया था। विलियम शाक्ले 1951। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था उसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ एवं नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने क्षेत्र में 2 पीएन संधियाँ बनाते हैं। एनपीएन संधि और पीएनपी संधि। एनपीएन संधि और पीएनपी संधि। एनपीएन संधि एन प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक तथा संग्राहक एवं पी प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। पीएनपी संधि पी प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक एवं एन प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक एमीटर यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। उत्सर्जक क्या होता है? बहुसंख्यक आवेश वाहक की ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। उत्सर्जक बहुसंख्यक आवेश की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार केंद्रीय खंड होता है और यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक उत्सर्जन द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश के अधिकांश भाग का संग्रहण प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग मूल रूप से प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था, जो किसी सिग्नल की आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसमें प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विच के रूप में, वोल्टेज नियामक रेगुलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। सिग्नल मॉड्यूलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। ऑसिलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांशतः ट्रांजिस्टर से किए जाते हैं। अति चालकता की खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिन ओन्स ने की थी। अति चालकता की खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिन ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अति चालक कहते हैं। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात यह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसमें कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसे अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात यह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसमें कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर इसके अंदर नहीं जा सकती। 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा 8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबिस्टीन काफ़ी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी काफ़ी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। 1991 में राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब या पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, पाइजो पर आधारित है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी पेक्यूरेल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था।
फ्रेंच वैज्ञानिक। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी पेक्यूरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होते हैं वे अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा बीटा एवं गामा किरणों प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है तो वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। किरणों की खोज सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा बीटा एवं गामा तीनों की किरणों की उत्पत्ति नाभिक से होती है। अल्फा किरणें धनात्मक होती है, बीटा किरणें ऋणात्मक होती है और गामा किरणें उदासीन होती है। अल्फा किरणों का संरचना 2He4 होता है, बीटा किरणों की संरचना 1E0 होता है और गामा किरणों की संरचना फोटोन होता है। 1E0 तो शायद इलेक्ट्रॉन का भी होता है। 1E0 बीटा का होता है। 2He4 अल्फा का संरचना होता है। 2He4 अल्फा का संरचना होता है। 1E0 बीटा का होता है और फोटोन गामा का होता है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का भी होता है। 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का भी होता है और अल्फा किरणों का 6.6 × 10⁻27 kg होता है और गामा किरणों का द्रव्यमान 0 होता है। आवेश अल्फा किरणों पर +2E होता है, बीटा किरणों पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और गामा किरणों पर आवेश 0 होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों का होता है, जबकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव केवल अल्फा और बीटा किरणों का होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई एवं द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन का नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्राय HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अब्रकोस्ट क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने उसकी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। अब्रकोस्ट का प्रयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में उसकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। अब्रकोस्ट का आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि के आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधे से प्राप्त कार्बन के दो समस्थानिक C612 एवं C614 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण करते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा E = mc² होती है। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था।
सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान 4 × 10⁹ kg प्रति सेकंड की दर से घट रही प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और जिसके कारण इसका द्रव्यमान 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रही है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिया गया। उन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभक्त होती है। श्रृंखला अभिक्रिया जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा एवं 3 नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा एवं 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1:3.927 के अनुसार होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1:3.927 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। समृद्ध यूरेनियम जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम का ही उपयोग होता है। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92-235 एवं प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। प्रथम परमाणु बम यूरेनियम 235 से बना लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर तथा दूसरा परमाणु बम प्लूटोनियम 239 से बना फैट मैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टिया नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टिया नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। परमाणु रिएक्टर में जब मंदक के रूप में भारी जल सबसे अच्छा मंदक का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल्ड रिएक्टर कहा जाता है। उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर। जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल्ड रिएक्टर कहा जाता है। शिकागो पाइल 1 CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। शिकागो पाइल 1 CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की गई थी। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग होता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ के द्वारा 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है 1s2 + 1s3 2He4 0n1 + 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 के पावर 8 केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है।
10⁸ केल्विन उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है, वो भी अनियंत्रित। न्यूट्रॉन बम को अमेरिका ने 1977 ईस्वी में न्यूट्रॉन बम का निर्माण किया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता है। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब 10⁻11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10⁻11 × 10⁻11 बराबर 10⁻22 कोटि की होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षण के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चले तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी और यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगा। और चलेंगे तो आवृत्ति में वृद्धि होगी और नीले रंग की ओर विस्थापित होगा। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रम की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रेक्षण के क्रम में उन्होंने 2 निष्कर्ष पर पहुंचे। सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रहे हैं। कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग दूरी के समानुपाती होगा, अर्थात V समानुपाती D। V बराबर कैपिटल H गुना D। इस सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ कैपिटल H एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक H का मात्रक किलोमीटर सेकेंड के पावर -1 बटा MPC मेगा पारसेक। नियतांक H का मान किलोमीटर सेकेंड के पावर -1 बटा MPC मेगा पारसेक तथा इसका मान 67 kms के पावर -1 बटा MPC होता है। MPC मेगा पारसेक हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाए तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन 15 × 10⁻9 वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁻9 वर्ष से 19 × 10⁻9 वर्ष के बीच आती है। 10 से 19 × 10⁻9 वर्ष आती है। 10 × 10⁻9 वर्ष से 19 × 10⁻9 वर्ष और डायरेक्ट होगा तो 15 × 10⁻9 वर्ष। हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियाँ 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियाँ इस तेजी से प्रतिसरण करेंगे कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। 4 मौलिक बल है। ये
प्रबल बल या दृढ़ बल, कमजोर बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां, 10 के पावर 11 मंदाकिनियां, और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे, 10 के पावर 11 तारे हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10 के पावर 22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% भाग गैसों या धूल से बना है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण। मंदाकिनियों को प्रायः उनकी आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: सर्पिल, दीर्घवृत्तीय एवं अनियमित। सर्पिल, दीर्घवृत्तीय एवं अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय, 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय एवं 3% अनियमित आकार वाली है। 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय, 3% अनियमित आकार वाली है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोडीमा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। मतलब दुग्ध मेखला और एंड्रोडीमा देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियां दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफ़ी बड़ी होती है। दुग्ध मेखला आवर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। दुग्ध मेखला का व्यास लगभग 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमता है। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। मंदाकिनी को एक परिक्रमा पूरी करने में 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य देख पाते हैं। इंड और व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारे मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफ़ी मोटी होती है जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 गुना 10 के पावर 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफ़ी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाशगंगा कहलाती है।